गाइस, आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दे रहा हूँ कि मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ सारे जो हैं एनसीईआरटी बुक के ही हैं। और आप देख सकते हैं जैसा कि ये क्लास 10th का जो है एनसीईआरटी बुक है। और मैंने आज की जो क्लास 10th की जो भी आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा आज मैं, वो सारी इसी बुक से रिलेटेड है। मैं पूरी बुक का जो है आज निचोड़ लेके आया हूँ, तो आप अगर इसे पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में बहुत ही प्रॉफिट होने वाले हैं आपको। और बाकी मैंने जो 7th 8th 9th और 7 8 और 9 की जो जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं सारे जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं, तो आप उसे पढ़ लें, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं अभी फ़िलहाल हम लोग वीडियो पे। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहला जो टॉपिक है हमारा, वो आवर्त सारणी से में हम लोगों ने ये पीरियोडिक टेबल को लिया है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे ही जा रहे हैं। तो मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से इसके जो नोट्स को बनाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि तत्वों के सजावट का इतिहास जो है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो तत्व को जो सजाया था डोबेराइनर ने सजाया था 1829 में, और उन्होंने जो है तिर्यक का नियम दिया था। इसके बाद न्यूलैंड ने 1863 में अष्टक का नियम दिया। इसके बाद मेंडलीफ ने 1869 में परमाणु भार के आधारित पर तत्वों को सजाया था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि तिर्यक का नियम, अष्टक का नियम तथा परमाणु भार, ये तीनों ही जो है परमाणु भार पर ही आधारित थे। सिर्फ आधुनिक आवर्त सारणी जिसे मोसले ने दिया था 1913 में, ये जो है परमाणु संख्या के पर आधारित था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे डोबेराइनर ने कब तिर्यक का नियम दिया था, या फिर तिर्यक का नियम किसने दिया था, तो इसे जो है आप पढ़ लें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है? पहला हमारा ऑप्शन है डोमेक्रिट्स, दूसरा है अलरजी और जॉन न्यूलैंड, तीसरा है जोहान वोल्फगैंग, चौथा है हेनरी मोसले। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण हुआ था, इसमें से मेनली जो है डोमेक्रिट्स ने भी इसे परमाणु शब्द का रचना तथा इसे सजाने में योगदान दिया था। दूसरा है अलरजी और जॉन न्यूलैंड, इन्होंने भी आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान दिया है। हेनरी मोसले ने ही इसका निर्माण किया है। तो जोहान वोल्फगैंग जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से किसने तत्वों को परमाणु भार के आधार पर सजाया था? तो परमाणु भार के आधार पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए और ऑप्शन में डोबेरिनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, मोसले, ये इसी के साथ साथ डोबेरिनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ एक साथ भी एक ऑप्शन में दिया रहे, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें से डोबेरिनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ, ये तीनों ने जो है परमाणु भार के आधार पर सजाया था। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका डोबेरिनर, न्यूलैंड, मोसले और मेंडलीफ अलग अलग दिया हुआ रहे, तो आप उसे मेंडलीफ आंसर करके आ सकते हैं, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा है डोबेरिनर का तिर्यक नियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो डोबेरिनर जो थे ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने तिर्यक नियम की खोज 1829 में की थी। इनके अनुसार पहले तत्व और तीसरे तत्व के भार का औसत जो होता है वो दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। तो इससे ही तिर्यक नियम दिया गया। चलिए चलते हैं अगले पेज पे हम लोग। तो अगले पेज पे जैसे कि देखिए, यहाँ पे नोट देखिए मैंने लिखा हुआ है कि मेंडलीफ ने पहली बार आवर्त सारणी का गठन किया था। अगर पूछे कि आवर्त सारणी का गठन किसने पहली बार किया था, तो वो मेंडलीफ ने किया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का गठन किसने किया था, तो वो उसका आंसर मोस्टली हो जाएगा। अगला हमारा ये जो है वो एग्जाम्पल दिया गया है तिर्यक नियम का, जो डोबेरिनर ने दिया था। तो डोबेरिनर के अनुसार एक तत्व को सजाया गया था कि लिथियम, जिसका ये 7 होता है, सोडियम जिसका परमाणु भार 23 होता है, और पोटेशियम जिसका 39 होता है। तो इन दोनों के जो है परमाणु भार, लिथियम और पोटेशियम का परमाणु भार बाय 2 कर दिया गया। तो इसका जो औसत जो निकला 23, ये परमाणु भार हो गया सोडियम का। तो यही था इसका डोबेरिनर का तिर्यक नियम। चलिए चलते हैं आगे। डोबेरिनर ने प्लेटिनम उत्प्रेरक की पहली बार खोजा था। तो डोबेरिनर ने ही प्लेटिनम उत्प्रेरक का खोज सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला जो है हमारा पॉइंट, इन्होंने कुछ तत्वों को ही सजाया था। बाद में जो ट्राइड्स खोजे गए वह डोबेरिनर के नियम के ऊपर लागू नहीं होते थे, इसलिए इनका नियम जो है, इनका जो पीरियोडिक टेबल है, ये मान्य नहीं रहा। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है डोबेरिनर उन समय ज्ञात तत्वों में से केवल कितने त्रिकों को पहचान सके थे? तो वे 3 त्रिक को ही पहचान सके थे, यानी कि 9 तत्वों को ही वे टोटल सजा सके थे।
अगला है हमारा क्वेश्चन, जो डोबेरिनर ने तत्वों को सजाने के लिए क्या नियम दिया था। तो डोबेरिनर ने तत्वों को सजाने के लिए जो है तिर्यक का नियम दिया था। अगला जो हमारा है क्वेश्चन वह न्यूलैंड की सजावट या फिर न्यूलैंड का जो इसे हम लोग आवर्त सारणी नहीं कर सकते इसलिए इसे सजावट कहा गया है। इन्होंने जो है तत्वों को जो सजाया था 1863 में सजाया था। इन्होंने बताया कि पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के से मिलेगा, परंतु यह नियम या गुण केवल कैल्शियम तक ही मान्य रहा। इनका कहना था कि पहला तत्व जो है 8वें तत्व के गुण दोनों का मैच करेगा, दूसरा का 9वां से, तीसरा का 10वां से, यानी कि 7-7 का डिफरेंस रहना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है कि न्यूलैंड की सारणी में अंतिम तत्व की जो था वो था थोरियम। अगला पॉइंट है हमारा, इन्होंने सारणी को संगीत के साथ सुरों की तरह सजाया था। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि जाए कि संगीत के साथ सुरों की तरह किसने जो है तत्वों को सजाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूलैंड। अगला क्वेश्चन है, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। न्यूलैंड जो थे ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। इनके समय जो ज्ञात तत्वों की संख्या जो थी, कुल 56 तत्व ज्ञात हुए थे तब तक। अगला जो हमारा पॉइंट है, इनके समय तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अक्रिय गैस की खोज न्यूलैंड के समय तक नहीं हुई थी। चलिए चलते हैं अगले पेज पे। तो गाइज़, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंटेंट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, चाहे आप इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप आईटीआई कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप किसी भी कंटेंट को अगर चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए चलते हैं। पहला जो देखिए यहाँ पे मैंने नोट्स देखिए लिखा हुआ है कि स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, इन 3 तत्वों को जो है बाद में आवर्त सारणी में जोड़ा गया था। इसे पहले नहीं जोड़ा गया था। तो अगला जो है हमारा, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अवगुण क्या क्या थे। तो इन्होंने जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो हेलोजन तत्व के में आते हैं गिनती, के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया तथा कोबाल्ट और निकेल को Fe के साथ रखने के बजाय बहुत दूर रख दिया था, जिसके कारण ये थे इनके अवगुण। अगला जो हमारा अवगुण है, एक ही वर्ग में एक से अधिक तत्वों को रख दिया। असमान द्रव्यमान वाले तत्वों जैसे कि कोबाल्ट और निकेल को एक साथ में ही रख दिया था। अगला जो हमारा पॉइंट है, इन्होंने अक्रिय गैसों के लिए खाली जगह नहीं छोड़ा था। तो ये सारे जो अवगुण थे ये न्यूलैंड के अष्टक के नियम में थे। अगला जो हमारा ये आता है क्वेश्चन जो आता है, न्यूलैंड की तालिका में किसे हेलोजन के साथ रख दिया गया था। तो कोबाल्ट और निकेल को जो है हेलोजन के साथ रख दिया गया था। अगला जो हमारा है, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान है। तो इसका ये जो है 7 सुरों का नियम जो है, संगीत के साथ सुर या फिर पहला तत्व 8वें तत्व के गुण के समान होगा, इसका जो है खोज जो किया था न्यूलैंड ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारे, न्यूलैंड के समय तक ज्ञात तत्वों की कितनी संख्या को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया था। तो तब तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या 56 थी। अगला जो है, न्यूलैंड ने किसका नियम दिया था। तो न्यूलैंड ने जो है दिया था नियम अष्टक का नियम। चलिए चलते हैं अगले पेज पे हम लोग। अगला जो हमारा है वो दामित्री मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। तो आवर्त सारणी का स्टार्टिंग जो किया था, ये नामांकन जो किया था, ये उन्होंने दामित्री मेंडलीफ नहीं किया था, इसलिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के लिए। तो सबसे पहले नोट में जैसे कि मैंने लिखा है कि क्षैतिज कतार को आवर्त तथा उदग्र कतार, जिसको खड़ी भी रेखा भी कहते हैं, उसको वर्ग कहते हैं। पहली बार आवर्त तथा वर्ग के बारे में मेंडलीफ ने बताया था। पहली बार अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने सजाया था। ये जो है हमारे नोट्स थे। अगला जो हम लोग चलते हैं, तो मेंडलीफ ने जो है आवर्त सारणी को 1869 ईस्वी में दिया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी पहली बार 1872 ईस्वी में जर्मन पत्रिका में छपा था। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी को सजाया था। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी, जबकि न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या सिर्फ 56 थी। अगला जो है हमारा पॉइंट है, इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। मेंडलीफ आवर्त सारणी के गुण, इसके जो है गुण क्या थे, सारे उपलब्ध तत्वों को सजाया था। जितने भी उस समय तक उपलब्ध तत्व थे सभी को जो है मेंडलीफ ने सजाया था। आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान को भी छोड़ा था ताकि जब भी तत्वों की खोज हो सके उसे भरा जा सके। तो ये सब जो थे इसके गुण थे। अगला जो हमारा गुण जो आवर्त मेंडलीफ के आवर्त सारणी के गुण हैं वह है, जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तब बिना आवर्त सारणी को बाधित किए गए बाईं ओर रखा गया। तो अक्रिय गैस का खोज के लिए पहले से ही जगह जो है आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने छोड़ दिया था। अगला कुछ हमारा जो अवगुण के बारे में अगर इसकी चर्चा करें, तो अवगुण जो था मेनली मेंडलीफ आवर्त सारणी में जो था अवगुण, वो हाइड्रोजन के चलते यह जो है आवर्त सारणी को मान्यता नहीं दिया गया। हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया क्योंकि हाइड्रोजन के समस्थानिक आभार अलग अलग होता है, जो अलग अलग स्थान मांग रहा था, जिसके कारण इसको जो है सही स्थान नहीं प्रदान कर सका ये
मेंडलीव, जिसके कारण ये मेंडलीव का जो है आवर्त सारणी को मान्य नहीं दिया गया, मान्यता नहीं दिया गया। अगला जो पॉइंट था, कुछ जगहों पर अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले तथा कम द्रव्यमान वाले तत्वों को बाद में रख दिया गया था। जैसे कि कोबाल्ट को पहले रख दिया गया था, कोबाल्ट को निकेल के जो है ये पहले रख दिया गया था, जबकि निकेल का द्रव्यमान जो है 58.7 होता है और कोबाल्ट का द्रव्यमान जो है 58.8 होता है। अगला जो है हमारा पॉइंट, वो मेंडलीव के ने असमान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में रख दिया था। जैसे कि मैंगनीज को हेलोजन वर्ग में रख दिया था, तो जो कि हेलोजन वर्ग में नहीं होना चाहिए था। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी पर। तो क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो वो था हाइड्रोजन। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? तब 63 कुल टोटल तत्व ज्ञात थे। अगला जो हमारा है, वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो इसे वर्ग कहा जाता है, जिसको खड़ी रेखा भी हम लोग कहते हैं। तो मेंडलीव का नियम बताता है कि तत्वों के गुण उसके डैश के आवर्त फलन होते हैं। तो मेंडलीव का जो था आवर्त सारणी वो परमाणु भार के आधारित था, तो परमाणु भार इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो 1972 के दौरान जो है प्रकाशित हुई थी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि ऊपर में मैंने नोट देख लिख दिया, परमाणु संख्या का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो अब आते हैं हम लोग मोसले का आवर्त सारणी पर, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं हम लोग। तो आधुनिक आवर्त सारणी का खोज जो है 1913 में हुआ था। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले द्वारा 1913 में खोजा गया था, और यह आवर्त सारणी बढ़ते परमाणु संख्या पर आधारित है या नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों की संख्या पर आधारित है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मोसले की आवर्त सारणी आधारित है किस पर, तो सबसे पहला हमारा जो आंसर होगा वो होगा बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर। दूसरा आंसर हो जाएगा हमारा बढ़ते हुए प्रोटॉन पर। तीसरा आंसर हो जाएगा बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन पर। चौथा आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या पर। अगला जो हमारा है वो है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं या समूह हैं। अगला है हमारा, इन समूहों में से आवर्त और वर्ग की पहचान करें। तो आवर्त और वर्ग की पहचान करें तो देखिए, आवर्त में क्या होता है कि आपको डिफरेंस जो है बहुत ही कम का मिलेगा, जबकि वर्ग में डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आवर्त जो है देखिए, Na11, फिर Mg12, Ne10, Al13, तो ये लगभग एक दूसरे के करीब ही हैं नंबर्स, इसी के कारण ये आवर्त के हो जाएंगे। जबकि हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, पोटेशियम 19, सोडियम 11, इनके बीच डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये वर्ग में आ जाएंगे। अगले हमारा जो क्वेश्चन है, 12 Mg और 13 Al 15P किससे संबंधित है? तो ये देखिए, जैसे कि इसमें अंतर ज़्यादा नहीं है, तो ये आवर्त से संबंधित हो जाएंगे। अगले चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोसले की आवर्त सारणी आधारित है किसके ऊपर? तो बढ़ते हुए आवेशों की संख्या पर। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। गाइज, मैं आपको अभी भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो अभी देख लेते हैं, जैसा कि अभी मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ से ये वीडियो देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई भी दूसरे कंटेंट की आवश्यकता नहीं होगी। आपके सभी क्वेश्चन जो हैं यहीं से कवर हो जाएंगे। आप एक बार इसे अवश्य पढ़ें, और आप पूरे में जो है करीबन 10 से 12 पेज का जो है आपके लिए यहाँ पे कंटेंट बना के लाया हूँ, सिर्फ पीरियोडिक टेबल का। और 10th के जो भी जितने भी क्लास 10th के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे। तो देखिए, कक्षा जो होती है ये कितनी होती है? तो कक्षा हमारी जो होती है ये होती है 1 2 3 4 5 6 7 KLMNOPQ। और उपकक्षा कितनी होती है? 4 होती है, SPDF होती है। अब देखिए, के कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो इसको जो है 2n² के आधार पर इसे ज्ञात किया जाता है। जैसे कि के कक्षा पहले नंबर का आता है, तो 2 × 1² यानी कि 2 इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। L में 8 होंगे, M में 18 होंगे, N में 32 होंगे। अगले आगे पे चलते हैं हम लोग उपकक्षा के बारे में। तो उपकक्षा जो है ये है SPDF। तो S में महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। P में 6 होगी, 4 बढ़ा देना है हमको। D में 10 होंगी और F में 14 होंगी। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। ऊर्जा स्तर का जो है बढ़ता हुआ क्रम इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट में होता है 1s, सेकंड में 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। उसके बाद 4s के बाद फिर चले जाता है 3d पर, 3d से 4p, फिर 5s, फिर 5s से 4d, 5p, 6s, फिर 6s से चले जाता है हमारा 4f पे, फिर 5d पे, फिर 6p पे, फिर 7s पे, फिर यहाँ से चले जाता है हमारा 5f, 6d, 7p और 7d। तो ये जो है था हमारा ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम।
इसे मैंने यहाँ पे भी लिख दिया 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f और 5d 6p 7s 5f 5f 6d 7p। आप इसे याद भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से समझ भी सकते हैं, तो कोई ये नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन जो हैं समझ में आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं फिर कुछ आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे कि 12 mg है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 1s² 2s² 2p6 3s², 2 2 4 6 10 2 12 हो गया। तो देखिए इसमें 2, इसे और एक तरीके से हम कर सकते हैं 2 8 2। तो देखिए इसमें 2 जो है 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या फिर वर्ग की संख्या भी इसे ही कहते हैं। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। जैसा कि अगला पेज है, तो अब अभी हम लोग जो उपकक्षा के बारे में पढ़ रहे थे SPDF के बारे में, तो SP अगर उपकक्षा में कोई भी ये आता है तो वो A उपवर्ग का हो जाएगा, या फिर DF उपकक्षा में आता है तो B उपवर्ग का हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे Na11 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास इसको कहेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 1। तो इसमें से संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारा। इसके बाद कोर इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा, तो कोर इलेक्ट्रॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देने से हमारा आ जाता है। जैसे कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 को हम लोग ढक दें तो टोटल कितने हो जाते हैं, 2 और प्लस 8 10। तो संयोजी कोर इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। कक्षा की संख्या क्या होगी, तो कक्षा की संख्या 1 2 3। आवर्त की संख्या क्या हो जाएगी, तो फिर ये 1 2 3। और वर्ग क्या हो जाएगा, देखिए जैसा कि ये आएगा आपका SP में आ जाता है, तो S में आ जाता है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट A का। ठीक है, अगला है 13Al, तो इसे इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 होगा। तो इसी तरह से आपको जो है यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, कक्षा की संख्या, आवर्त या फिर वर्ग को निकालना है। अगला जो हमारा आता है आवर्त और तत्वों की संख्या। तो अब पहला आवर्त में जो है तत्वों की संख्या, इसमें दो तत्व हैं जो कि इसमें धातु नहीं केवल गैस है। पहला जो है हमारा आवर्त, उसमें केवल गैस है, इसमें धातु नहीं पाए जाते हैं। दूसरा तत्व में दूसरा आवर्त में आठ तत्व हैं, तीसरा में 8 हैं, चौथा में 18 है, पाँचवा में 18 है, छठा में 32 और 7 में 32 प्लस अधूरा। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 7वें आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है, अगर ऑप्शन में 32 रहे प्लस और साथ ही साथ 32 प्लस अधूरा रहे, तो 32 प्लस अधूरा आपका आंसर होगा। अगला जो है हमारा वर्ग का निरूपण। वर्ग का निरूपण कैसे किया जाता है, तो जैसे कि फर्स्ट A लिखा गया है, तो ये पहला वर्ग का है तथा A उपवर्ग का है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि SP कक्षा में आने वाले A उपवर्ग में होते हैं, DF कक्षा में आने वाले B उपवर्ग के होते हैं। अगला जो हमारा है वर्ग को जो है रोमन में कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो वर्ग को जो है रोमन में लिखा जाएगा, पहला वर्ग को फर्स्ट A, सेकेंड वर्ग को सेकेंड A, थर्ड वर्ग को थर्ड B, 4 वर्ग को फोर्थ B, 5 वर्ग को 5B, 6 वर्ग को 6B, 7 वर्ग को 7B, 8 वर्ग को 8, 9 को 8 और 10 को भी 8 ही लिखा जाएगा। 11 को 1B, 12 को 2B, 13 को 3A, 14 को 4A, 15 को 5A, 16 को 6A, 17 को 7A और 18 को 8A। तो ये जो है हमारे इसको वर्ग को रोमन में ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं कि कुछ वर्ग के बारे में हम लोग जानते हैं और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे पहले क्वेश्चन है, आपको पूछ देगा कि पहला वर्ग जो है या फर्स्ट वर्ग जो है इसके धातुओं को कौन से धातु कहा जाता है। तो जैसे कि फर्स्ट में जो है क्षारीय धातु है, अल्काली मेटल इसको कहते हैं। इसका ट्रिक है हेली ना करो रब से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये जो है इसका ट्रिक है। दूसरा जो हमारा है दूसरा वर्ग को जो कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, या अल्काइल अर्थ मेटल कहा जाता है। तो इसको बेटा मांगे कार स्कूटर वापराजी, इसके ये ट्रिक है इसका, BEMGCASR। तीसरा जो है इसे बोरोन परिवार कहा जाता है, या थर्ड A या फिर 13वें वर्ग को बोरोन परिवार कहा जाता है। 14वें वर्ग यानी 4A को कार्बन परिवार। 15वें वर्ग 5A को जहरीला गैस कहा जाता है। और 16वें वर्ग को 6A को चेलोजन कहा जाता है। 17A जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 17 वर्ग या फिर 7th A को हेलोजन वर्ग कहा जाता है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन आता है। अगला है हमारा 8th A यानी कि 18वां, या फिर इसको शून्य ये भी कहते हैं, इसमें कि अक्रिय गैस पाए जाते हैं। तो इसमें है HENEARKR जेनॉन रेडॉन। ठीक है,
तो अगला हमारा है 1B 11th, इसे मृदा धातु कहा जाता है, या फिर 12वें वर्ग को उड़नशील धातु कहा जाता है। तो गाइस इसमें से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो हैं, फर्स्ट पहला वर्ग को क्या कहा जाता है, उसके बाद है दूसरा वर्ग को क्या कहा जाता है, उसके बाद 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है, और 18वें वर्ग को क्या कहा जाता है। ये जो है मेनली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे जो है वर्ग निकालने की विधि क्या है, तो वर्ग निकालने की विधि जो होती है, वर्ग संख्या इक्वल टू संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। तो जैसे कि 11th Na इक्वल टू 281, 11 हो जाएगा वर्ग संख्या, इसका 1 है, आवर्त क्या संख्या हो जाएगा 1 2 3। तो इस तरह से आप वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गाइस इस चैप्टर से रिलेटेड मैं अंतिम क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि डॉबेरिनर के त्रिक में कौन से तत्व थे। तो सबसे पहला था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरा था CaSrBa और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तीन जो थे, इसे इतने ही 9 तत्व को वे सजा पाए थे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब चलिए वीडियो पे चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। उसमें भी लगभग 150 के क्वेश्चन के करीब आपके होंगे। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैग्नीशियम के वायु में जलने से का समीकरण कैसा समीकरण कहलाता है, तो ये कंकाली समीकरण कहलाता है। अगला है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर दीवारों पर किसका एक पतली परत चढ़ा देती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का चढ़ा देती है। अगला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3 है। जब दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूहों का आपस में आदान प्रदान किया जाता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया से कैसा लवण प्राप्त होता है, तो इसमें अविलेय लवण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है, तो ये बैंगनी रंग का होता है। लिटमस विलयन किस पौधे से निकाला जाता है, थेलोफाइटा समूह के लिचेन या फिर लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत क्या बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या क्या प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, तो इसे क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। क्षारक जल में कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं, तो हाइड्रोक्साइड OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे तनुकरण कहते हैं। किसी उदासीन विलयन के pH का मान कितना होता है, तो ये 7 होता है। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह कैसा विलयन होगा, तो यह अम्लीय विलयन होगा। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। दूध का pH मान 6.4 होता है। सिरका का 2.2 या फिर 2.2 सिरका का होता है, 3 यहाँ पे लिखा हुआ। मानव रक्त का 7.4 होता है और नींबू का 2.4 होता है। शराब का 2.8 होता है। NaCl का 7 होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। समुद्री जल का 8.5 होता है। आंसू का 7.4, मानव मूत्र का 4.8 टू 8.4, मानव लार का 6.5 टू 7.5। pH पैमाने का पता किसने लगाया था, तो सोरेनसन ने लगाया था। वैसा अम्ल जो अधिक H+ आयन उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, इसे प्रबल अम्ल कहते हैं। वैसा अम्ल जो कम H+ आयन उत्पन्न करता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किससे मिलकर बना है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस श्वेत प्लस पीले बादलों से मिलकर बना है। हमारा उदर या पेट कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, ये HCl उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेटल नामक पादप के डंकनुमे वालों से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अभी प्राकृतिक स्रोत का है और अम्ल का नाम है सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, दूध या खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, नींबू सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक मेथनोइक अम्ल, टेटल का डंक मेथनोइक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं, तो इसे NaCl सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जल विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अगला है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOCl2 है। शुष्क बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOH2 है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 × 10H2O। अगला है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 × 2H2 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 × 12H2 है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे मिलाया जाता है, तो इसे गर्म करने पर जल के जो है
1.5 अणु जो है वो वाष्पित हो जाते हैं, जिससे इसमें CaSO4 इंटू हाफ जल का अणु बचता है। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो हाइड्रोजन गैस। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसे तन्यता कहते हैं। धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? इसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक क्या हैं? सिल्वर तथा कॉपर हैं। ऊष्मा के सबसे अधिक कुचालक क्या हैं? लेड तथा मरकरी हैं। कौन ऐसे धातु हैं जो अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं? ये चांदी तथा सोना है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे एनोडीकरण कहते हैं। एक्वा रेजिया या रॉयल जल जिसे कहते हैं, किस किस का ताज़ा मिश्रण होता है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का होता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है? पोटेशियम है। तो गाइज थोड़ी सी हैंड राइटिंग इसमें ख़राब हुई है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दबाजी में क्वेश्चंस को लिख रहा था, क्योंकि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको सारे कंटेंट जो है प्रोवाइड कराया जाए। इसलिए आप कंटेंट पे ध्यान दें, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। और कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है आपके लिए, और एग्ज़ाम में आपको 100% प्रॉफिटेबल होगा ये। तो चलिए चलते हैं आगे की वीडियो पे। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्या है? तो यह है गोल्ड। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। अगला है सल्फाइड अयस्कों से वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर किसी या ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो इससे क्या कहते हैं? तो इसे भर्जन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है कार्बोनेट अयस्क सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे निस्तापन कहते हैं। आयन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया क्या कहलाती है? इसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। किन यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं? तो आयनिक यौगिक के होते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट किसके परमाणुओं से मिलकर बने? तो कार्बन के। शुद्ध कार्बन को उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके किसे संश्लेषित किया जाता है? तो हीरा को संश्लेषित किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध क्या कहलाते हैं? तो संयोजी आबंध कहलाते हैं। कार्बन अपरूप का एक अन्य वर्ग क्या है? तो यह है फुलेरिन। फुलेरिन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर के द्वारा तैयार किया गया था। और अमोनियम साइनेट से यूरिया सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक वॉलर ने इसका निर्माण किया था। एथाइन का सूत्र क्या है? C2H2 होता है। जिन पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे ऑक्सीकारक कहते हैं। वे कौन से पदार्थ होते हैं जिसके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है? तो ये उत्प्रेरक हैं। सामान्य एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो एल्कोहल कहा जाता है। एथेनॉल कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोजन गैस तथा सोडियम एथोक्साइड बनाता है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% के विलयन को सिरका कहा जाता है, इसे आप याद रखें। अगला है, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? 290 केल्विन होता है। एथेनोइक अम्ल को कौन से एक और नाम से जाना जाता है? तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल से जाना जाता है। एस्टर अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एथोनिक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके जिस लवण की उत्पत्ति करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सोडियम एसीटेट के नाम से जाना जाता है। कौन से एक तत्व को सर्वोत्मुखी तत्व कहा जाता है? तो ये है कार्बन। कार्बन के किस प्रकृति के कारण यह कई यौगिक बनाता है? तो यह चतुसंयोगिता तथा श्रृंखलन है। जोहान वुल्फगैंग जो है डोबेरिनर का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? डोबेराइनर का ये पूरा नाम है जोहान वुल्फगैंग डोबेरिनर। तो इनका जन्म हुआ था 1780 में, जर्मनी में हुआ था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्लेटिनम को सबसे पहले उत्प्रेरक के रूप में किसने पहचाना था? पहले ही भी मैंने पढ़ा चुका है, डोबेरिनर में पहचाना था। किस अंग्रेजी वैज्ञानिक ने तक कब सभी ज्ञात तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था? सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू कर 56वें तक थोरियम पर समाप्त किया था। तो ये 1866 में जॉन न्यूलैंड होगा। न्यूलैंड के अष्टक में किन दो तत्वों के गुणधर्म समान थे? लिथियम और सोडियम। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसे जाता है? दामित्री मेंडलीफ को जाता है। तो चूँकि मैंने आपको उधर तो पूरा ये जो है पीरियोडिक टेबल पढ़ा चुका हूँ मैं, तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। भोजन तथा ऑक्सीजन को एक साथ से दूसरे स्थान पर ले जाने की किसकी आवश्यकता होती है? तो इसे वहन तंत्र की आवश्यकता होती है।
लार में एक प्रकार का एंजाइम उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, इसे लार एमिलेस कहते हैं। मुंह से अमाशय का भोजन किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो ग्रासिका या एसोफेगस के द्वारा ले जाया जाता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो यह है क्षुद्रांत। अगला है हमारा क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचक का स्थल क्या है, तो यह क्षुद्रांत। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि कौन सा रस स्रावित करती है, तो आंतरस। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसी प्रवर्धक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें दीर्घरोम कहा जाता है। दंतक्षरण या दंतक्षय किसके सने सने मृदीकरण के कारण होता है, तो इनेमल या डेंटिन। 5.6 अगर हो जाता है आपका ये पीएच मान, तो दांत का क्षरण स्टार्ट हो जाता है। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके कहाँ होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिकीय श्वसन में मोचित ऊर्जा तत्काल ही किस नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, तो ये एटीपी के निर्माण में प्रयुक्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है, तो यह है एटीपी। पौधे गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, तो यह है रंध्र के द्वारा करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे, पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के आदान प्रदान की क्रिया क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। नासा द्वार जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन की क्रिया में वायु शरीर के अंदर भेजता है, उस मार्ग में धूल तथा अशुद्धियों को रोकने के लिए एक परत होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे श्लेष्मा कहते हैं। किसकी भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है, तो इसे कुपिकाओं में। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्लाज्मा कहते हैं। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन है कि हृदय किस प्रकार का अंग होता है, तो यह पेशीय अंग होता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय पूरे शरीर को रुधिर भेजता है। ये हमारा एक पॉइंट ही है। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठक होते हैं। रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध लगने वाला बल जो होता है वो रक्तदाब होता है। अगला है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, तो 120 प्रकुंचन दाब कहते हैं या सिस्टोलिक कहते हैं। 80 mm ये जो है अनुथिलन दाब होता है, या फिर इसे डिस्टोलिक कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, स्फाइगोमैनोमीटर है। धमनी के बारे में यहाँ पे बताया कि धमनी से जो है ऑक्सीजन वाला रक्त यानी कि शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, सिरायों से अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है, पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा होता है, तो लसिकाओं के द्वारा होता है। जल किस गति के द्वारा जाइलम में जाता है, तो अनवरत गति के द्वारा। अमीनो अम्ल का परिवहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है, ये कहलाते हैं उत्सर्जन। वृक्क में अनेक निस्यंदन एकक होते हैं, जिसे कहते हैं वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन। अगला चलिए अगले क्वेश्चन। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, 180 लीटर होता है। स्वाद का पता कौन लगाता है, तो रस संवेदी ग्राही लगाता है। गंध का पता घ्राण ग्राही लगाता है। शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र मेरुरज्जु है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अगर मस्तिष्क है। मेरुरज्जु की रक्षा करने वाला जो अंग है वो है कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी। ऑक्सीजन हार्मोन को जो कोशिकाओं की लंबी वृद्धि में सहायक होती है, कहाँ संश्लेषित होता है, तो प्रो के अग्रभाग में यानी टिप में होता है। पादप हार्मोन जो तने की वृद्धि में सहायक होता है, ये कहाँ होता है, जिब्रेलिन कहलाता है। वृद्धि का स्पंदन करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, एब्सिसिक, ये वृद्धि रोधी हार्मोन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आउटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, आयोडीन। आवृत्ति बीज एंजियोस्पर्म के जननांग कहाँ उपस्थित होते हैं, तो पुष्प में। पुंकेसर जो नर जननांग है वे क्या बनाते हैं, परागन या परागकण पीले रंग का होता है। स्त्री केसर पुष्प के किस भाग में अवस्थित होता है, तो केंद्र में। किस वैज्ञानिक ने पेड़ पौधे के वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया था, तो ग्रेग जॉन मेंडल ने किया था। 1822 से 84 तक ये रहे थे। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास सिद्धांत को किसने बताया था, ये चार्ल्स डार्विन ने बताया था। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक यौगिक अणुओं से हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे, तो इसे JBL हेल्डेन ने दिया था। ये वैज्ञानिक बाद में भारत के नागरिक हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, नर तथा मादा में कैसा हार्मोन का स्रावन होता है, तो नर में टेस्टोस्टेरोन होता है, मादा में एस्ट्रोजन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा शरीर में नियंत्रण तथा समन्वय कार्य किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र या हार्मोन के द्वारा। एक पादप हार्मोन का नाम बताएं, जिब्रेलिन है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो इसे सिनेप्स कहते हैं। और अगला जो है, आउटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है, ये वृद्धि को रोकता है एब्सिसिक अम्ल। अगला है, कौन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, साइटोकाइनिन। अब तक हमें कितने तत्वों की जानकारी प्राप्त है कुल, इनमें से कितने तत्व प्राकृतिक हैं, कुल 118 तत्व प्राप्त हैं, जिसमें प्राकृतिक 94 तत्व हैं। तिर्यक का नियम किसने था, कब दिया था, डोबेरिनर ने 1829 में दिया।
अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति लिखें। आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी हो। दर्पणों का परावर्तन पृष्ठ क्या होता है? किसी गोले का एक भाग होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात केंद्र की ओर होता है, वक्रित होता है, कैसा दर्पण होगा? ये अवतल दर्पण होगा। जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, कैसा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f होता है। फार्मूला f बराबर r/2 लिख सकते हैं। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन। अवतल दर्पण द्वारा बिंब वस्तु के विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। अनंत पर अगर वस्तु है तो f पर प्रतिबिंब बनेगा, अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा होगा। अनंत तथा c के बीच में है वस्तु तो f तथा c के बीच में छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। c पर है, c पर बनेगा समान साइज, वास्तविक और उल्टा होगा। c तथा f के बीच में है, c तथा अनंत के बीच में बनेगा बड़ा तथा वास्तविक और उल्टा होगा। f पर अगर है अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। p तथा f के बीच में है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा तथा आभासी और सीधा बनेगा। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टॉर्च में, सर्चलाइट में, वाहन के अग्रदीपों में, सेविंग दर्पण में, दांतों के उपचार में, सौर भट्टियों में, इन सभी जगह पे किया जाता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो यह जो है अनंत पर अगर वस्तु को रखा जाएगा तो फोकस के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, अत्यधिक छोटा, आभासी तथा सीधा बनेगा। अनंत तथा p के बीच में अगर वस्तु को रखा जाए तो p तथा f के बीच दर्पण के पीछे छोटा तथा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दर्पण सूत्र क्या है? 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। आवर्धन का सूत्र m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, जिसे -m बराबर -v/u भी लिखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है पानी में छड़ी का टेढ़ा प्रतीत होना, सिक्के का पानी में उठा हुआ प्रतीत होना अपवर्तन का उदाहरण है। अपवर्तनांक क्या फॉर्मूला होता है? sin बटे sin r होता है या फिर sin c बटे v भी होता है। कुल माध्यमों का अपवर्तनांक देखिए, कुछ माध्यमों का अपवर्तनांक जो है वायु का 1.003 होता है, जल का 1.33, बर्फ का 1.31, केरोसिन का 1.44, तारपीन तेल का 1.47, बेंजीन का 1.50, हीरा का 2.43 और एल्कोहल का 1.36 होता है। उत्तल लेंस को कैसा लेंस कहा जाता है? इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा अवतल लेंस को कैसा लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज को जानते हैं। अनंत पर अगर वस्तु है f2 पर प्रतिबिंब बनेगा, अत्यधिक छोटा तथा वास्तविक तथा उल्टा होगा। अनंत तथा 2f के बीच में है, f2 तथा 2f2 के बीच में बनेगा, छोटा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। 2f1 2f2 पर है तो 2f2 पर बनेगा, समान साइज का होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। f1 तथा 2f1 के बीच है, 2f2 तथा अनंत के बीच बनेगा प्रतिबिंब, बड़ा, वास्तविक और उल्टा होगा। f1 पर है, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। f1 तथा o के बीच में है, जिस तरह वस्तु है उसी तरफ बनेगा, बड़ा, आभासी तथा सीधा बनेगा। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो अनंत पर अगर वस्तु है तो f1 पर प्रतिबिंब बनेगा, अत्यधिक छोटा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। अनंत पर तथा o के बीच में वस्तु है, f1 तथा o के बीच छोटा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी तथा सीधा होगा। लेंस का सूत्र क्या है? तो लेंस का सूत्र 1/v - 1/u = 1/f होता है। अगला है लेंस में आवर्धन का सूत्र क्या है? v/u होता है, माइनस पे नहीं लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है p बराबर 1/f। लैंप की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। एक डायोप्टर बराबर 1 माइक्रो एम्पर -1 होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इंद्रधनुष जो है प्रकाश के परिक्षेपण अथवा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का सही क्रम है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। तारों का टिमटिमाना कैसे होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन से होता है। सूर्योदय के पहले सूर्य कैसा दिखाई देता है? ये जो है क्या बोलते हैं, रक्ताभ कलर का दिखाई देता है। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। लेकिन सूर्योदय के पहले सूर्य का दिखना ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परिकर्णन के कारण। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ क्यों दिखाई देता है? तो यह प्रकाश के परिकर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला है विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। 1 कूलाम बराबर 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का सूत्र क्या है? V बराबर W/Q, जिसमें W जो है किया गया कार्य, Q बराबर आवेश होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम होता है। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है। R बराबर V/I लिख सकते हैं हम। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है।
किसी धातु में एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ का के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि है R इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो R बढ़ेगा और क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो R घटेगा। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ये ओम है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन का सूत्र क्या है। तो आर एस मतलब रेसिस्टेंट जो है सीरीज़ में इसको सजाएंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 जोड़ R1 1/R2 जोड़ R1/R3 है। अगला क्वेश्चन हमारे विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट एम्पियर भी कर सकते हैं इसको। 1 किलोवाट घंटा में 1000 वाट होते हैं, या फिर इसको 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड भी कर सकते हैं, या फिर 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का 10th का एनसीईआरटी का अंतिम क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो आज की हमारी जो सीरीज होती है कंप्लीट होती है। आशा कर रहा हूँ कि ये जो है सीरीज़ आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम के लिए आपके बेनिफिशियल रहेगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय।